अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, लाहौर की एक कहानी अब सिर्फ एक मुकदमा नहीं रही बल्कि ऐसे सवालों का आईना बन चुकी है जिनमें कानून, इंसाफ और एतमाद एक साथ खड़े नजर आते हैं। हर नई पेशरफ्त इस केस के एक और पोशीदा पहलू को बेनकाब करती है। कहीं डीएनए रिपोर्ट सामने आ रही है, कहीं मुतासरा खवातीन के बयानात नई तस्वीर बना रहे हैं, तो कहीं गिरफ्तारियों का सिलसिला है, तो कहीं पुलिस की कार्रवाई पर उठते सवालात। इस सारे मंजर में सच की डोर को मजबूती से थामने की कोशिश जारी है। कहीं ये सिर्फ दो गैर मुल्की खवातीन का मामला नहीं बल्कि इंसाफ के उस पैमाने पर इम्तिहान है जिस पर पूरा निजाम परखा जा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी, एक तरफ हर लीटर पेट्रोल की कीमत आम आदमी की जेब का वजन बदल रही है, तो दूसरी जानिब लाखों बच्चों की खाली क्लासें हमारे मुस्तकबिल की खामोश दास्तां सुना रही हैं। कहीं तरक्की के दावे हैं, कहीं बुनियादी ज़रूरतों के हिसाब किताब पर बहस जारी है और कहीं नए कानून के गिर्द उठने वाले सवालात जवाब तलाश कर रहे हैं। यही वो मंजर है जहां मईशत, तालीम और टेक्नोलॉजी एक ही तस्वीर के अलग अलग रंग बनकर सामने आते हैं। आज जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में हुकूमत कितना टैक्स और लेवी वसूल कर रही है। कौमी तालीमी इमरजेंसी के बावजूद करोड़ों बच्चे अब भी स्कूलों से बाहर क्यों हैं, और टेलीकॉम बिल पर हुकूमत ने वजाहत देते हुए कौन से अहम निकात सामने रखे हैं। हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें हमारा तारिक सुमैर साहब, सगीर चौधरी साहब, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सारा बानो और डॉक्टर अली इमरान, तर्जुमान पीटीआई पंजाब से हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। तारिक सुमैर साहब, प्रोग्राम का आगाज में सर आपसे करना चाहूंगी। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के मुबैना रेप और फिर अगवा की कहानी के साथ हर गुजरते दिन के साथ सर ये जो केस है इसमें होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो भी गलत साबित हो चुका है, उसके साथ साथ पंजाब पुलिस के जो दावे हैं वो भी गलत साबित हुए हैं और उन खवातीन को आवाम ने बचाया था। कुछ इस तरह की भी खबरें हैं और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ हुकूमती वज़रा जो हैं वो भी बयानात दे रहे हैं कि कोई भी किसी के कौलो फेल का खुद जिम्मेदार, हर इंसान जो है वो अपने कौलो फेल का खुद जिम्मेदार होता है, कोई भी उसका जवाबदेह जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। सो फिर इसहाक डार साहब पे इतने बड़े बड़े सवाल जो है वो क्यों किए जा रहे हैं सहाफ़ी हज़रात की जानिब से? सब पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप इस पर क्या कहेंगे। शुक्रिया काशा, आपको पता ही है ये कई दिनों से ये मामला चल रहा है और दो ख़वातीन थीं जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रही थीं, जो रज़ा डार हैं, जो नवासे हैं इसहाक डार साहब के, और उनके कुछ दोस्त हैं या वो गैंग है वो तो अभी पता चलेगा। उनका बास भी पकड़ा गया है जिसका नाम वहीद बताया गया है, जिसको बास कह के मुखातब किया जाता था। तो ये स्टोरी हर रोज़ एक नया एंगल आ जाता है इसमें। तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि अपना ये जो वाक़या हुआ है ये टेस्ट केस भी है पंजाब पुलिस के लिए, और जब पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ को ये पता चला कि ये मामला है और इसहाक डार साहब का नवासा जो है वो उसमें मुबैना तौर पे मुलव्वस है या वो उसको भी अगवा कर लिया गया है, तो उन्होंने पुलिस को क्या कहा कि ट्रीट हिम लाइक ए क्रिमिनल। ये लफ्ज़ कोर्ट एंड कोर्ट में आपको बता रहा हूँ, आप समझें कि जिनसे उनकी बात हुई उन ज़राए से ये बात हम तक पहुँची। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये रिश्तेदार है क्या है, पर्दा डालना है नहीं डालना, पर्दा डालने वाली कोई बात नहीं हुई। इसकी इंक्वायरी हो रही है, मुलज़म गिरफ़्तार हुए और उसमें फिर अब वो रिमांड पे हैं, बिहाइंड दी बार हैं, तफ्तीश हो रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी DIG जो ऑपरेशन है फैसल कामरान, उन्होंने बता दिया कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदमज़गी भी हुई, वो एक अलग उस पर बात हम कर लेंगे। तो केस के मेरिट डीमेरिट की यही अभी तक कहानी है। क्रिप्टो करेंसी का 41 करोड़ रुपए के मुनाफे का तनाज़ा था, उस पर वो अदायगी नहीं हो पा रही थी, तो लेकिन ये तरीक़ाकार गलत था जो अपनाया गया। अगर इनको ख़वातीन को अगवा करके उनसे पैसे वसूल करने की कोशिश की गई तो ये गलत था, कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसका तरीक़ाकार मौजूद है। अगर आपने कोई उनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट था जिसके तहत आप जॉइंट कारोबार कर रहे थे तो उसका इदारे मौजूद हैं, यहाँ शिकायत कर लें, इंटरनेशनली कर लें, कहीं ना कहीं शिकायत की जानी चाहिए थी। कानून किसी को भी हाथ में लेने का इख्तियार नहीं। अब इसके सारे पहलू आ जाएंगे। थोड़ा माजी में मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा। सबको पता होगा, अली इमरान साहब को भी पता होगा, शायद वो ये उन दोनों पाकिस्तान में नहीं थे। चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हुआ करते थे, पाकिस्तान के बड़े मजबूत चीफ़ जस्टिस रहे हैं। उनके बेटे थे अरसलान इफ्तिखार, उन्होंने बैरिया टाउन के मालिक हैं मलिक रियाज के साथ कोई डील की हुई थी और उनसे फ़ॉरेन ट्रिप लिए और किया, फेवर शेवर के मामला थे, उनके केसेस चल रहे थे अदालतों में। तो एक दिन अचानक वो होता है कि मलिक रियाज साहब
हाजी नवाज़ खोखर मरहूम के हमरा इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तफसीलात दे देते हैं और उन्होंने कहा कि इस बेटे से के मामलात से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं, इसमें फ़लाँ है। इफ्तिखार चौधरी साहब का ये मौक़िफ़ उसमें सामने आया था। फिर शुएब सेडल साहब का एक कमीशन उन्होंने बनवा दिया, उसने इंक्वायरी करके पर्दा डालने की कोशिश की। इस केस में पर्दा नहीं डाला गया इसहाक डार साहब की तरफ से और चीफ मिनिस्टर की तरफ से। दूसरा अगर मैं मिसाल दूँ, बानी पीटीआई की मिसाल दे दूँगा, 2 चीज़ों की दूँगा। वो एक घड़ी थी MBS ने जो गिफ्ट की, जो फ़रोख्त हुई मार्केट में कैसे हुई, उसमें ऑडियो आई जुल्फ़ी बुखारी की और बुशरा बीबी की गुफ्तगू की। उसमें मैं बताना चाहता हूँ ना, जिस पहलू पे मैं आना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाद में इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा कि उन्हें नहीं इल्म था इस बात का कि तोशा खाना से ये घड़ी निकलवा के फ़रोख्त कर दी गई, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर फरा गोगी और जो उनके शोहर हैं गुजर साहब, उनकी जो कहानियाँ हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम थी और ये रिश्तेदार भी नहीं थे बानी पीटीआई के या बुशरा बीबी के। फरा गोगी सहेली थी, फ्रेंड थी बुशरा बीबी की। पंजाब में उस्मान बुज़दार के दौर में जो कुछ हुआ ये करती थी। तो इमरान खान खुद इनको इंटरव्यूज़ में डिफेंड करते रहे हैं। अभी तक इसहाक डार का कोई मैंने इंटरव्यू नहीं सुना डिफेंड करने वाला या किसी रिश्तेदार का। ये सुना का दौरे हुकूमत पीटीआई से बेहतर है तो हमेशा सर कंपैरिजन क्यों करते हैं? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मिसाल दे रहा हूँ कि ये पहलू है, इन पहलुओं को भी मद्देनजर रखना चाहिए। चले सर, बहुत शुक्रिया, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। इस वक्त सायरा जी मैं आप पे आना चाहूंगी। सायरा जी, सब कुछ इस वक्त मशकूक हो चुका है। पुलिस का किरदार की बात कर ली जाए तो उस पर एक सवालिया निशान जो इस वक्त मौजूद है। इसहाक डार साहब भी अपनी तरफ से खामोश हैं, समझ नहीं आ रही कि कौन क्या छुपाना चाह रहा है और कौन क्या बताना चाह रहा है। जब ये बोलते हैं तो मतलब बुरे तरीके से एक्सपोज जो है वो हो रहे हैं और जब ये नहीं बोलते हैं तब भी अवाम जो है वो भी सवाल कर रही है, जो सहाफ़ी हज़रात है वो भी सवाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? अस्सलाम वालेकुम आकाशा। एक सियासतदान और आगे उनकी फैमिली, मतलब एक सारा ये कुछ हो गया, हम तो इसको नेशनल इशू बना के इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। अब जो सहाफ़ी डिफेंड कर रहे हैं ट्विटर वगैरह पर ही मैं देखती रहती हूँ, उनकी तो नौकरी है ना, उन्होंने तो करना है मालिकों को डिफेंड। अरे हम क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं? वो जाने मुल्क के कानून का तो आपको पता। गरीब का बच्चा ये होता तो अब तक उसको घसीट के अगर वो गायब हो चुका होता तो उसके घर में उसकी माँ बहनों को उठा लिया जाए कि चलो भाई गिरफ्तारी पेश करो, और नहीं तो आजकल जो मशहूर है पिस्टल चलाना वो हो चुका होता। तो अब हम सब इस पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। सायरा जी, इंटरनेशनल फोरम पे और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो क्या बात? तो यहाँ पर तो खामोश होके जो डिफेंड कर रहे हैं, कभी आप उनके बयानात देखें, उनको हम सहाफ़ी कहते हैं कि वो सहाफत पे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन ही है कि कोई कह रहा है, कोई एक बोली, कोई के दूसरी बोली बता रहे हैं, वो ना पुलिस की तरफ से सही चल रहा है। ये तो वो कहते हैं ना कि जो जिनको यूट्यूबर्स कहा जाता है, वो उन्होंने सारे एविडेंस और चीजें लेकर आए कि ये तमाम कैसे हुआ, उससे पहले भी पता चला। तब पता चलता है कि यहाँ पर इस मुल्क में कि वो जो एक फोरम बना रहे थे क्रिप्टो का, और यहाँ क्रिप्टो पे नौजवान लोगों को वो कहते हैं कि इस लत में जुआ ही हुआ, इंटरनेशनल जुआ, उसमें जो फंसाया जा रहा है कि इसके जो जड़ें वो इतनी दूर तक फैली हुई हैं। फिर अभी जब यहाँ पर अभी बात चल रही है माजी की, हाल की, हम माजी के किस्से लेके बैठ के ये हुआ वो हुआ। ऐसे तो सहाफ़ी हज़रात कह रहे हैं कि जी नवासे का काम, ये नाने का इसमें क्या। तो यहाँ पर तो कोई अगर ट्वीट भी कर देता है तो वो भी एक पार्टी के ऊपर और उस बानी जो इमरान खान साहब है उनके ऊपर डाल दी जाती है कि जी इस बंदे ने झंडा लगाया हुआ है अपनी डीपी पे, ये यकीनन इनकी तरफ से हुआ होगा। बाकी इसके ऊपर क्या मतलब वो बताया जाए, मैं क्या कहूँ। बाकी अभी आज सोहेल वड़ाई साहब का कॉलम देखा। सायरा जी आप वही बात कर रही हैं जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, ये बिल्कुल नॉन इशू नहीं है, लेकिन हम इस पे डिबेट क्यों कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। इदारे मौजूद की तो गोलियां हर वक्त पास होती है ना। गरीब के बच्चे को तो पकड़ के वो कहते हैं ना कि बिना तहकीक और तफ्तीश और वो एविडेंस और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही उसको उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, तो मैं इस हिसाब से कह रही हूँ। तो यहाँ पर तो वो कहते हैं कि आप ये जो हुकूमत में बैठे हुए होते हैं उनके क्या रिश्तेदार, क्या नवासे, क्या भांजे भतीजे, दूर के समधी, ये सब के सब करप्शन में मुलविस है। बस हमें इनका पता है, बस ये अल्लाह पाक ने पर्दा
वो कहते हैं ना कि इनके मुख्तलिफ वाकयात होते हैं और बाकी अब सब इसी बात पे साबित करने पे तुले हुए हैं कि जी इसमें सागदार साहब का कुछ नहीं है। अरे भाई वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये रिश्ता ही ऐसा है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, ये कह के वो जान छुड़ा रहे हैं। बाकी इसके ऊपर क्या मैं आपको अपनी राय दूं, और शर्म आनी चाहिए इनको कि एक पाकिस्तान का इमेज है, इनके सहाफी आके हमें बताते हैं कि जी ये पाकिस्तान का पासपोर्ट यहाँ चला गया, लोग पाकिस्तानी जाते हैं तो सल्यूट मारते हैं, सालसी हुई उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, और फिर इस किस्म के स्कैंडल्स, इन बिगड़े रईस अमीर जादों के स्कैंडल्स आना, तो फिर मैं तो कहती हूँ कि वो उसमें चीज आए या ना आए, लेकिन इनको सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान का नाम इन्होंने कैसे मतलब कैसे दबोया, कैसे, बिल्कुल और ये जिस तरीके तमाम से चीजें वो करना, तो यानी कि अब्बा की हुकूमत थी कि जो सारे ये तमाम चीजें करनी थी सारी, हमें वो कहते हैं कि हमारे अपने मसाइल इतने हैं मुल्क के कि हम लोग वो परेशान मुब्तला हैं, और यहाँ पर ये इनके नवाबजादों की भी हम लोग इसके ऊपर वो करें। चलें सारा जी, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है इस पे। अली इमरान साहब, एक नॉन इशू को इशू बनाया गया, राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त ये कह रहे हैं, इसके साथ साथ उन्होंने तो ये बात कर दी कि इस नॉन इशू को इशू बनाया गया, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एक आम आदमी पर भी ये इल्जाम लगता है, तो मतलब ये नॉर्मल सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जिसको बनाया जा रहा है, सो ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, देखें, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, और वो अल्लाह ताला एक बात ये कहता है कि ये मकाफात अमल जो है आप दुनिया में जो करेंगे आप यहाँ उसको फेस करके वापस जाएंगे। देखें, ये वो लोग हैं सियासतदान जिनको हम कहते हैं, और ख़ास तौर पे मैं इसहाक डार साहब की बात करता हूँ। हम सियासतदान किसको कहते हैं कि जो मॉरली बड़ा अपराइट जो लोग होते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के कानून को, आइन को और बाकी लोगों को ये एक नमूना होते हैं कि ये लोग हैं जो मुल्क की इस्लाह करेंगे, चीज़ों की इस्लाह करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। अगर वो शख्स अपने घर को ठीक नहीं कर सकता, अगर उसका नवासा दो गैर मुल्की खवातीन को पाकिस्तान में बुलाकर उनके साथ गैंग रेप करने का मुर्तकिब होता है, पहले उनको अगवा किया जाता है, फिर उनके साथ गैंग रेप किया जाता है, और फिर उसके बाद पूरी पंजाब की पुलिस और पंजाब की इंतजामिया और फिर ये जो सबकी माँ हैं उनको बनाया जाता है कि उनके कहने पर पकड़ा गया। जबकि आपके यूट्यूबर्स ने, जैसा कि अभी सायरा जी ने कहा कि उन्होंने ये सारी खबर ब्रेक की कि ये खवातीन कैसे बह रही, कैसे लोगों को पता चला। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक निसान गाड़ी थे जिसमें दो मियाँ बीवी सफर कर रहे थे, उनकी गाड़ी को इस गाड़ी ने हिट किया, वो बाहर गिरी, फिर वो एक वहां पर एक वार्डन था, उसने जब रिपोर्ट की तो उसके बाद पुलिस वहां पर आई और उनको थाने लेकर जाया गया। मैं इन जो साफी लोग हजरात हैं, प्लीज जो भी बैठे हैं जरा आप इनको खामोश रखिएगा ताकि ये मेरी बात को इंटरप्ट ना करे। ये मुकाफाते अमल है। जब आपने एक खातून बुशरा बीबी पर नाजायज इद्दत केस बनाया और उसको दलील किया और उनको कोर्टों के अंदर आपने रौंदा, और आज अल्लाह ताला ने आपके मुंह पर वो करके दिखाया कि आपके नवासे ने दो गैर मुल्की खवातीन को यहाँ पर लाया, उनको अगवा किया और उनके साथ जो गैंग रेप हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट्स आ चुकी। और उनमें से एक जो खातून है स्पेन की, मिस रॉबिन्सन, उन्होंने अपना बयान भी 164 का रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें अगवा किया गया, किस तरह हमारे प्राइवेट पार्ट्स के साथ इन्होंने छेड़खानी की, और फिर किस तरीके से हमारे साथ एक जो बॉस नामी शख्स के जो गनमैन से उन्होंने गैंग रेप किया। अब जरा थोड़ा सा ये जो तारिक सुमैर साहब ने जिक्र किया कि किस तरह बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की बातें टेप हुई, भाई उसका आज तक कोई फॉरेंसिक नहीं हुआ। एआई पे अभी बैठकर मैं तारिक सुमैर साहब की और इनके जितने भी दोस्त हैं सहाफियों की कन्वर्सेशन अभी इमरान खान से बना के इनको बता सकता हूँ। अब मेरी जो बात का देखें आकाशा, सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस मुल्क का निजाम करप्ट किया गया। ये वो शरीफ फैमिली है जिस नवाज शरीफ ने असेंबली के फ्लोर पे बैठकर ये कहा था, खड़े होकर कहा था कि देखें जी, ये हम वो जराए जिनसे हमने पैसे बनाए, जिससे ये मिले कारोबार और ये एम्पायर्स बनी। बाद में वो जराए क्या थे? वो एक कतरी खत था। फिर उनकी बेटी ने खड़े होकर कहा
दुनिया, इंग्लैंड तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर आपने देखा कि किस तरह वो रिपोर्ट्स निकली और वो जो बाहर आई और फिर क्या पता चला कि पाकिस्तान के अलावा इनकी कहां कहां पर जमीनें जायदादें और ये किस किस चीज के मालिक हैं। ये तो झूठे लोग हैं जिन्होंने आज 50 साल में पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ बलात्कार किया। और आज आप देख लें कि पाकिस्तान का सिस्टम कहां तक पहुंचा। आप इनकी औलादों को देखकर इनके किरदार का जायजा लगा सकती हैं। जिनकी औलादें गैंग रेप और अफवाह में मुलविस है, आप इन लोगों को क्या समझते हैं कि इनके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया, सर आप भी कोई आप पीटीआई भी इस वक्त कुछ मुतालिबा कर रही है इसहाक डार साहब से, क्या सही कह रही है कि भाई इस्तीफा दें आप लोग भी? बिल्कुल इनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर इमरान खान का नाम लेकर कोई ट्वीट करता है तो उसके ऊपर इतना बड़ा इशू बनाया जाता है, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाती है, कहा जाता है कि ये इमरान खान के इमा पर हो रहा है। तो फिर ये जो अफवाह हुआ, ये गैंग रेप हुआ, ये किसके इमा पर हुआ आकाशा? फिर हमें तो ये कहना चाहिए ये इनके इमा पर हुआ। इनके बच्चे देखें, एक आम आदमी है, उसके बच्चे को खाने के लिए तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। इनके बच्चे किस तरह दुबई में अरबों डॉलर्स की जताते खड़ी की और वहां पर ये सही कहा सर आपने, बहुत शुक्रिया। और आज ये पाकिस्तान में बैठकर ये तबाही और बर्बादी कर रहे हैं। इससे क्या आप सबक दे रहे हैं पूरे मुल्क को? पूरे मुल्क की जो आवाम है और पूरे मुल्क के जो बच्चे हैं, जो खवातीन हैं, जो नौजवान हैं, इनकी हुकूमतों में इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। अपने आप को महफूज नहीं समझती। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, क्या कोई और अपने आप को महफूज समझती है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। संगीत चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर ये बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक मुतालबा जो है वो इस वक्त इसहाक डार साहब से किया जा रहा है, जो कि फैसल वावदा और पीटीआई दोनों की जानिब से किया जा रहा है कि इसहाक डार साहब को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हर कोई जो है वो अपने कौल व फ़िल का खुद जिम्मेदार है, सो किसी और से आप इस्तीफा इस तरह नहीं मांग सकते। व्हाट्स योर टेक सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखिए, मैं तो इस जो मुकदमा है इसके जो कानूनी पहलू हैं, इसमें जो लूप होल्स हैं या इसमें जो चीज़ें अब तक डेवलप हुई हैं, मैं तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पर। जी सर। तो मतलब इसमें कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि देखें, ये जो रेप विक्टिम होता है ये बड़ा हीनियस क्राइम है। फौजदारी में इसको एक बड़ा ही जो है वो संगीन जुर्म समझा जाता है। ठीक है, वो मुकदमा दर्ज हो चुका है और जो दफ़ा 164 का बयान जो आप बार बार सुनते हैं हम लोग भी, वो दफ़ा 164 का बयान जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। वो उस वक्त लिया जाता है जब जो विक्टिम है वो राज़ी हो, और वो लिया जाता है मजिस्ट्रेट की अदालत में। दोनों होते हैं आमने सामने और तीसरा कोई बंदा भी नहीं होता, और वो हैंड राइटिंग में होता है बाकायदा, वो कोई टाइप नहीं होता तो कि उसमें कोई रद्दोबदल किया जाए। दोनों ख़वातीन का जो है जो विक्टिम थी उनका बयान रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसमें देखें अबहाम कहाँ पे है, देखना तो ये है ना, अबहाम यहाँ पे है कि अब देखें जो ख़वातीन हैं जो इस मुकदमे में जिनकी शहादतें होनी हैं वो अब यहाँ से चली गई हैं। ठीक है, वो अपने मुल्क चली गई हैं। अब मुकदमे का आगे ट्रायल होना है। देखें, या तो हम इसहाक डार साहब का नाम लें कि अगर इसमें उनकी इमा शामिल हो, या ख़वातीन ने ये कहा हो कि जो इसहाक डार थे वो भी इसमें शामिल थे। उन्होंने तो ऐसी बात नहीं कही। अगर वो कहें कि इसमें इसहाक डार बराह रास्त इनको डायरेक्शन दे रहे थे तो फिर 109 लगती है कि उनकी अमा पे एक दफ़ा का इजाफा होता है इसमें। तो उन्होंने तो उनके साथ ना कोई रब्ता था रज़ा अली डार के साथ, ना उस दौरान कोई ऐसी उनकी गुफ्तगू जो है वो सामने आई है, ना कोई ऐसा सबूत आया। फौजदारी की दफ़ा ये कहती है कि आप सबूत के बगैर किसी को सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, उसमें आपका किसी के साथ कोई रिश्ता होना वो अलग बात है, उसका मतलब ये नहीं है। हाँ, अगर आप इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करें तो किसी को भी पकड़ के अंदर कर दें, जैसे सायरा बानो साहब फरमा रही थी, हमारे मुल्क में होता तो ऐसे ही है। लेकिन फौजदारी कानून ये कहता है कि जिसका कसूर है सज़ा उसी को मिलनी चाहिए, बेशक उसका किसी से कोई भी ताल्लुक़ हो। तो सारे घर वालों को आप सज़ा नहीं दे सकते। अब इस केस में मेरा तो ये ख्याल था कि अबहाम दूर करने के लिए GIT बना दी जाती, ठीक है, और वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन अब केस का आज ही मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ, इस केस में कुछ भी नहीं होना। क्यों? उसकी वजह है, ठीक है, देखें DNA भी मैच हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुल्ज़म का DNA मैच होना मतलब ये साबित करता है कि ये वकूआ हुआ है। जिस तरह ख़वातीन ने 164 का बयान दिया, ये वकूआ हुआ। DNA मैच करना एक बहुत बड़ा एविडेंस है।
जी। फौजदारी कानून में, CRPC में बहुत बड़ा एविडेंस है। लेकिन अब देखें कि उन खवातीन ने जब एग्जिबिट करना है अपने बयानात को, अदालत में पेश होना है, तो वो क्या आएंगी? अगर वो खवातीन अदालत में पेश नहीं होती तो वीडियो लिंक के ज़रिए मेरा ख्याल है कि अगर उनका कोई बयान लेने की फौजदारी में इसका कोई है तो नहीं कानून में, अगर वो होता है नहीं, लेकिन वो उसकी वो अहमियत नहीं है, वो इसका बयान बिल्कुल अहमियत सर फिर बाहर भेजा ही ना जाता हूँ। देखें। और जब अब देखें कि उसमें ये जो रेप का मुकदमा होता है, ये जुर्म सरकार के खिलाफ है। मैं कुछ लिकायत आपने छोड़ दी है क्योंकि आकाशा ने मुझसे कानूनी पहलू नहीं पूछे। मैंने कानूनी पहलू ही बताने थे। मैंने तो उनका कोई, मैंने तो इसहाकडार साहब का देखें, इन्होंने मुझसे सवाल किया था, मैंने कानूनी पहलू ही बताने थे जो जर्नलिज्म में मैंने हमेशा रिपोर्टिंग की है या मैंने जो सीखा है, मैं उसकी मतलब उसकी तकरीर में तो जाऊंगा नहीं। अब मैंने तो सिर्फ ये बताना है कि इसहाकडार का नाम आता है या नहीं। देखिए मैं ना उसकी मैं सपोर्ट में हूँ ना मैं उसकी फेवर में भी नहीं हूँ, सपोर्ट में भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो पूरे कानून को पढ़ के सुनाया है कि अगर 109 में उनको नामजद किया जाता या खवातीन को नामजद स्टेटमेंट है, पुलिस का किरदार भी सख्त सवालिया निशान है। सारी चीजें सवालिया निशान हैं। अली इमरान साहब की तरफ चले जाते हैं। अगर ये मुल्जमान के वकील बन जाएं तो फिर इनका क्या तरीकाकार होगा ये बता दें। अगर ये मुल्जमान के वकील बन जाएं अली इमरान साहब तो फिर क्या होगा? जी अली इमरान साहब, आज तक आकाशा 9 मई के मुकदमात में क्या आज तक कोई ये बयान एस्टेब्लिश कर सका है कि इमरान खान के इमाम पर हुआ था, यास्मीन राशिद के इमाम पर हुआ था? हो चुका है भाई, हो चुका है, सजाएं हो चुकी हैं भाईजान। उस पे ना जाएं, उस मौजू पे जाएंगे तो बहुत कुछ मेरे पास है। सजाएं हो चुकी हैं, लोग सजाएं भुगत रहे हैं, कुछ ने माफी मांग ली है और वो बाहर चले गए हैं। ये सब ये केस क्लोज हो चुका है। सुन ले, कुछ लोग जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनकी सजा माफ हुई। ये कौन सा कानून है? ना करते। ये कौन सा कानून है जिसमें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? शहजाद अकबर क्या करता था? नैब की गिरफ्तारी से पहले किसी भी सियासी रहनुमा की आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, साबित तो नहीं हो जाते थे ना पहले? 9 मई का वाकया और है, ये रेप का वाकया है। ये 9 मई को डिफरेंट रखें, उसको अलग, उसके लिए अलग आप मेरे साथ ना 1 to 1 कर ले, मैं आपके साथ बात करूं। नहीं, आपने इंटरप्ट किया ना तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कर लूंगा। अगला प्रोग्राम मैं स्टूडियो में आपसे करूंगा। जी आ जाए, कभी आ जाए भाई, आ जाए। मैं आपके लिए जूस मंगवाता हूँ, आपके लिए कॉफी मंगवाता हूँ, आपके लिए पानी ठंडा मंगवाता हूँ। आप डिबेट कर सकते हैं, आपको राइट है, लेकिन आप हमारे साथ हकायक पे मबनी और जो मुकदमा है उसके हकायक और शुबहात पे आए। हम तकरीरों पे नहीं करते। आप शेर अफजल मरवत साहब ना बने और हमारी तरफ से भी कोई अफनानुल्लाह नहीं बनना चाहता। मेहरबानी करें, दलाइल से बात करें। नहीं, दलाइल यही है और जो फौजदारी केस कहता है उसके मुताबिक करें आप काम। जब आपके ऊपर बात आती है तो मैं तो दलाइल से ही बात करूंगा। 164 बिल्कुल दलाइल दें। 164 का बयान है, उसके बाद उसको एग्जिबिट भी करना है, उन्होंने अपने बयान को ऑन करना है। फर्द जुर्म आयद होनी है, उन खवातीन ने अदालत में पेश होना है, इसके अलावा मौके के गवाहान होंगे, ये सारी चीजें होंगी तो फिर उसके बाद सजा मिलेगी। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी साहब, इस पे भी बात हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, टेलीकॉम बिल से ज़ाती ज़मीन और जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा जो है वो नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा जो है वो इस वक्त कह रही हैं, इससे पहले ये मुतराज़ा बिल जो है वो सामने आया था और रोंगटे खड़े हो गए थे भाई हमारे भी, और इस पर हमने अपने प्रोग्राम में बारहा बात भी की है। तारिक सुमैर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, टेलीकॉम बिल से ज़ाती ज़मीन और जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया जाएगा, किस तरीके से फिर बात आगे चलेगी या क्या होगा? जी बिल्कुल, ये एक मुतनाज़ी चीज़ इस बिल में चीज़ें आ गई थी और उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। फिर मैंने भी इस पे अपने बात की थी, हर जगह बात हुई थी और रऊफ़ क्लासा साहब ने इस पे पहली दफ़ा इसको रिपोर्ट किया था और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, फिर कमेटी बनाई लॉ मिनिस्टर की सरबराही में। तो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया लॉ मिनिस्टर ने और शिज़ा फातिमा ने
कि ऐसा नहीं होगा। जो रजामंदी होगी, मसलन किसी की जगह है, वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि जी इस जगह पे टावर लगना है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद, पेमेंट वसूल करने के बाद अगर कोई शख्स मुकरेगा तो फिर उसके बाद कानून हरकत में आएगा। ये नहीं होगा कि जी मुझे वो किसी कंपनी को जगह पसंद आ गया है, वहाँ वो लगाने पहुँच गए हैं और वहाँ रुकावट डाली गई तो 5 करोड़ जुर्माना होगा, उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये कानून दोबारा प्रोसेस होकर मुतल्लिका कमेटी में आएगा। शिजा फातिमा ने एक और बात की है तो मैं ज़रा उनको जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी, तो मैं वेलकम करता हूँ। अगर कानूनी कार्रवाई आप करना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने ख़िलाफ़ करें। आप गलत बिल लेकर काबीना के पास गई, आप वो गलत बिल लेके नेशनल असम्बली में गई, तो फिर कार्रवाई उन पे सब पे बनती है। किस हवाले से कानूनी कार्रवाई की वो बात करें? वो कह रही हैं जी इसमें इल्ज़ामात लगाएंगे माली फ़ायदे के। अगर आप किसी ने आप पर माली फ़ायदे का इल्ज़ाम लगाया तो आप चाहें उस पर कानूनी कार्रवाई करें। जहाँ तक है गलती आपने खुद की है, आपने खुद एडमिट किया है, वरना ये प्राइम मिनिस्टर कमेटी क्यों बनाता। तो इसमें ये होगी। अब देखते हैं कि कमेटी में दोबारा जाएगा, पलवशा खान के जो हैं सेनेटर, उनकी कमेटी में जाएगा, नेशनल असम्बली की कमेटी में जाएगा, दोबारा फिर प्रोसेस होगा तो पता चल जाएगा कि हुकूमत ने वो गलतियां दूर की या नहीं की। असल में तो इसमें वज़ीर साहबा को खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। चलें, वो उनका अपना ज़ाती मामला। मैंने तो इस पर राय दी थी जब ये बिल की मुतनाज़ा शिकें मंजर आम पे गई थी। दूसरी बात, यहाँ अली इमरान साहब ने 1-2 बातें की हैं और के साथ डार साहब मैं एक आखिरी बात कर लूँ। यहाँ पे सेनेटर फासिल वाडा ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वाडा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। क्या जब उन पे डिग्री का इल्ज़ाम जाली होने का इल्ज़ाम लगा था उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था? वो डिस्क्वालीफाई हुए हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी बहाली हुई। उस पस मंज़र में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इल्ज़ाम लगने पे इसहाक डार खुद तो मुलवस नहीं है इस सारे केस में, उनकी फैमिली का एक शख्स बच्चा मुलवस है। उस बच्चे कुछ बोल भी तो नहीं रहे ना। बोल लेंगे जी जब उनकी मर्जी होगी। वो अभी उनको नहीं लगता कि अभी वो वक्त आ गया कि उनको कुछ बोलना चाहिए इस पे? वो उनकी जाती राय, नहीं बोले ना बोले, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ ना। तो पाकपतन में एक वाक़या हुआ था 2018-19 में, और एक नाके पे रोका गया था। किसको रोका गया था? साबका शोहर को शायद रोका गया था, और पूरे एक डीआईजी को हटा दिया गया था और उसको डीपीओ को, और उसकी नौकरी जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई थी। रिजवान गोंदल उनका नाम था। तो ऐसे वाक़यात भी आप लोगों के दौर में होते हैं। यहाँ आप इस हद तक तो अप्रिशिएट करें ना, कानून हरकत में आया है, कानून ने ये नहीं देखा, पुलिस ने या सीएम ने, कि ये उनका रिश्तेदार है, उसको गिरफ़्तार कराया। इस हद तक तो आप माने ना इस बात को। अली इमरान साहब, आप एक वन साइडेड अपनी ट्रेन चलाना चाहते हैं, बेशक आप चलाएं, आपकी मर्जी है, मेरा कोई उसमें नहीं, लेकिन फैक्ट होते हैं। तो फ़र्क होगी कि मैं थोड़ी सी मिसाल देता चलूँ। राना नज़ीर अहमद ख़ान हैं, 5 दफ़ा के वफाकी वज़ीर रहे हैं। वो पीटीआई में थे। 2018 का इलेक्शन उन्होंने पीटीआई से लड़ा। तो पंजाब में एक दोस्त ने कहा जी एक गुजरांवाला में सीट खाली हुई है जी, तो ग्रेड 18 की, तो मेरी पोस्टिंग करा दें। राना नज़ीर साहब आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त थे पुराने 90s के ज़माने से। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं वो गुजर साहब से बात कर लेता हूँ जो फ़राग गोगी के शोहर थे, तो कर लेता हूँ। 2 दिन बाद मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि तारक इस मामले से गड़बड़ है। मैं कहा क्या गड़बड़ है? कि पैसे मांग रहे हैं। मैं कहा जी बिल्कुल ना कराइएगा उस ऑफिसर का तबादला, मैं नहीं चाहता कि वो पैसे दे के लगे और मेरा नाम आए और आपका नाम आए। यानी इस हद तक ग्रेड 18 के, मैं राना नज़ीर का नाम कोट कर लाऊं। अली इमरान साहब चाहें तो आज अभी राना नज़ीर का मैं नंबर देता हूं, उनसे फ़ोन करके पूछ लें, कोई भी पूछ सकता है, उनको प्रोग्राम में भी बुला सकते हैं। तो ये इस हद तक करप्शन के मामलात ट्रांसफ़र पोस्टिंग में होते रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। सारा जी आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब तो हुकूमत जो है कोई रिलीफ देती भी आवाम को तो हमें शर्म आ जाती है यहाँ पर बैठ के उस पर बात करते हुए भी। अब तो पेट्रोल या डीजल की बात करते हुए भी शर्म महसूस होती है। तो कुछ तालीम पे बात कर लेते हैं। जब भी सारा जी विफाकी बजट पेश किया जाए या सूबाई बजट जो है वो आते हैं सामने, ऑल दो कि उनमें उस तरह रिलीफ जो है नहीं दिया जाता, या बजट जो है तालीम के हवाले से एक मतलब सही से कोई बजट जो है उसमें तालीम का कोई हक रखा भी नहीं जाता, लेकिन
फिर भी बात तो की जाती है कि भाई हमारा जो तालीम का बजट है वो सबसे अच्छा है, तमाम सूबों से सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो पंजाब का या सिंध का या बलूचिस्तान का है या खैबर पख्तूनख्वा है। लेकिन सायरा जी, कौमी तालीमी इमरजेंसी के 2 साल बाद भी मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। फिर इन सब के दावे जो हैं, इनको कहाँ देख रही हैं आप? बातें तो इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं और इनके गुजरात के जो वजीर तालीम है, मैं अपने सिंध की बात करूँ तो आप उनके बयानात देखें, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है जी। ये जो अभी वहाँ पर जाकर स्कूल देखे तो मेरा कभी दिल करता है कि ऐसा है वीडियोस कि मैं उसको पोस्ट करूँ और क्योंकि टार्जन ने इब्तदाई तालीम यहाँ से हासिल की कि वो जो जंगल में और झाड़ियों में और टूटे हुए किस ढिकाई से वो कहते हैं। मगर मैं कहती हूँ कि इसमें कमजोरी मैं अपनी बात करूँ तो हमारी भी है कि मैंने भी और हम लोगों ने भी उस मसले को वैसे नहीं उठाया और आवाम की भी है, अपने हक के लिए तो निकल सकते हैं। मैडम, सबसे ज्यादा तो अब तक सूरत स्कूलों की सिंध में है, इंटीरियर सिंध में आपने कभी विजिट नहीं किया? जाएं, जाके देखें वहाँ पे। मेरी वीडियोस है मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो किया है कि वो मुझे बस हैरत इलेक्शन है कैंपेन में वीडियो बनाई है आपने और तो कुछ नहीं किया। फिर वहाँ पर जाकर बोलते रहते, बात करते रहते, मैं बहुत पहले से कमजोर। वहाँ पे अभी भी जानवर बांधते हैं स्कूलों में। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सगीर साहब। स्कूलों में जी जानवर तो वो स्कूल है ही नहीं, अब तो वो जानवरों को भी इतनी हिफाजत से रखते हैं और छतें टूटी हुई हैं, अगर गिर गए बारिशों में तो जानवर मर जाएंगे। तो जानवरों के लिए आज आपने देखा होगा कि वो आरसीसी की छतें और बड़ा आप जरा वो कहते हैं ना सोशल मीडिया उठा के देखें तो अब तो जानवरों में भी पंखे और बड़े उसको इज्जत और एहतराम से रखा जाता है क्योंकि महंगे हो गए हैं। जो सस्ती जान है वो आवाम की है, जो फजूल लोग हैं वो हम लोग हैं। तो वहाँ पर तो स्कूल ही इनका बजट कहा जाता है, तमाम चीजें सांगरे के बाकी हालात आप सारे देख लें तो ये झूठ बोलते हैं और तमाम चीजें वो करते हैं। अब क्या इनको कहा जाए, मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ 4 स्कूल से सांगड़ जिले में वो नहीं है। एक स्कूल है, अभी हम उसका पूरा सारा वो कर रहे हैं कि सरदार साहब को 2 दफा उनसे अर्ज की, अगर वो नहीं माने तो फिर तीसरी दफा आपको पता है कि फिर करेंगे कुछ कि वो स्कूल के पैसे 6 दफा वहाँ पर रिलीज हो चुके, मतलब बजट में इनके आए हुए, लेकिन वो आप स्कूल देख लें तो अब यही हुआ है कि मेरे पास साइड पे 3-4 कमरे बच्चों को बोला है कि बेटा यहाँ पर आकर मतलब इस तरह ये कि बच्चे यहाँ पर पढ़ें, बाकी वहाँ पर तो कोई हाल नहीं है। बाकी ये झूठ बोलते हैं, इनकी हर बात झूठ, इनका खाना पीना सोना उठना बैठना हर चीज झूठ। अब आप मुझे बताएं, अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट का स्कैंडल आया था, बस एक दिन के लिए था वो, एक दिन हमने प्रोग्राम किया, एक दिन सोशल मीडिया पे गुलगुला उठा। अभी भी ये जो क्रिप्टो करेंसी और ये जो डार साहब का और वहां से खामोशी और तमाम चीजें, मैं सच में जब इस मुल्क में इस किस्म का स्कैंडल किसी भी एक होती है ना, मैं उसके पीछे तलाश कर रही होती हूँ, गर्दन उठा के पंजे ऊपर करके पंजों के बल खड़ी होके उससे पीछे देखती थी क्या छुपा रहे हैं। ये जो एकदम से तब मतलब सारा कुछ हुआ, इसके पीछे छुप क्या रहा है? इसी में धड़ाधड़ लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हो रहे हैं, कश्मीर में क्या चल रहा है, इलेक्शन में क्या होना है। हम जरा इस मसले को देख लें कि जी वो हैं तो उन्होंने क्या किया है और तमाम चीजें, एक 2 धड़े बन गए, एक डिपेंड कर रहे हैं। गलत बात को गलत कहें, आप दूसरों की मिसालें ढूंढकर हम क्यों बताते हैं? उस दौर में ये हुआ था, उस दौर में ये हुआ था, बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि इनको तो लोगों को बाहर लाना था ना, सारा गोगी तो क्यों नहीं पकड़ रहा है, उसका इतना मंजूरी नजर क्यों है? और जो पैसों की और करप्शन की दास्तान है, वही लोग पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, उनको क्यों नहीं उल्टा लटका रहे? तो बस सारी ये बातें कहने की है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहे, असल मुद्दा बीच में छुप जाए। गलत अगर मैं भी करूं तो आप मुझे भी कटारे में लेकर आए, मेरी पार्टी करें, उनको भी कटारे में लेकर आए, लेकिन यही नहीं मैं कह सकती कि अच्छा तुमने ऐसे किया तो मैं भी यही करूंगी। जी चलें, बहुत शुक्रिया सारा जी, इस पे आपका पॉइंट आ जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, पंजाब को
इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक मरतबा हमें भी लगता है कि ये यूरोप है। पंजाब जैसे बड़े सूबे में जहां तरक्की के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हमें बताया जाता है कि पंजाब जो है वो सब सूबों से आगे है। वहां की सीएम जो है वो 24 घंटे मतलब 24/7 वो काम करती नजर आती है। वहीं पे सर लाखों बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूलों से बाहर हैं, हालात जो हैं वो बुरे हैं। सो एक ऐसा यूरोप है जहां पे पढ़े लिखा कोई बच्चा ही नहीं होगा, यहाँ पर तालीम नहीं होगी, शऊर नहीं होगा। क्या कहेंगे इस पे? जी आकाशा देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करूंगा उसके बाद मैं सवाल पे चला जाऊंगा। सर पहले सवाल पे चले जाइए, फिर वो बात करते हैं आपसे। साहब हैं ये तारिक समीर साहब। सर एक मिनट सर, पहले आप मेरे टॉपिक पे रहिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। ओके आकाशा, मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम में बच्चों पर बात की, स्कूल पर बात की, और मैंने बार बार इस बात पर आपके प्रोग्राम में ये बात की है कि जब तक आप पढ़े लिखे लोग पैदा नहीं करेंगे, आपका सिस्टम इसी तरह हचकोले खाता रहेगा। देखिए पंजाब के अंदर, जिसकी अभी आपने मिसाल दी कि चीफ मिनिस्टर 24 घंटे जागती हैं, सोती नहीं है, तो 96 लाख बच्चा जो आज स्कूल से बाहर है। तो आप ये समझते कि 96 जो लाख बच्चा है, अगर आप उनको स्कूल में भेजेंगे तो वो जानवर की तरह होंगे। क्या आप 96 लाख बच्चा जो आज स्कूल से बाहर है, आज से 10 साल के बाद जब वो गलियों और बाजारों और रोडों के ऊपर आएगा तो क्या वो इंसानों की तरह बिहेव करेगा? क्या आज आप उनको इंतहा पसंदी की तरफ नहीं धकेल रहे? कल जब वो बच्चा बड़ा होगा तो क्या वो कल टीटीपी और तालिबान और ऐसे लोगों की तरफ नहीं देखेगा जहां से उसे अपने हकूक के लिए बंदूक भी दी जाएगी, वहां से उसको रोटी भी दी जाएगी, कपड़े भी दिए जाएंगे? तो फिर कल वो क्या करेगा? कल इस पढ़ी लिखी सोसाइटी, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को, आप लोग जैसे लोगों को जो माशरे का एक मुस्बत किरदार है, वो आपके खिलाफ खड़े नहीं होंगे? क्या वो बम धमाके नहीं करेंगे? क्या वो बॉर्डर पर हमारी अफवाज पाकिस्तान पर हमले नहीं करेंगे? तो ये काम किसके करने का है? ये काम इन सियासी लोगों के करने का था जिन्होंने पिछले 50 सालों में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ये जो सबकी माँ है, और इनके बाद इनके जो अब्बू जी थे, इनके चचा जी थे, इनके चचा के जो बेटे थे, जो चीफ मिनिस्टर बने, जो प्राइम मिनिस्टर बने, जो आज भी इस मुल्क के निजाम को चौंक की तरह चमड़े हुए हैं, जिनके चाहने वाले ये तारिक सुमैर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने कभी उनसे ये बात की है कि आपने आज ग्राउंड के ऊपर अगर आप जाएं और आम आदमी को देखें उसका हाल क्या है, आम बच्चे का हाल देख लें, तालीम का हाल देख लें, इस मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस है, अदलिया है, और उसके बाद जो इंडस्ट्री है, जिस तरह इस मुल्क के माशी हालात हैं, आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? ये जो सबकी माँ है, इनका पूरा जो खानदान है, खास तौर पर पंजाब में, मुल्क पे तो चले और भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये बात कभी फराग होगी की करते हैं। और भाई फराग होगी को पकड़ो ना, हुकूमत तुम्हारे पास है, 5 साल से चिमड़े हुए हो, FIA तुम्हारे पास है, रेड वारंट निकालो, लेकर आओ, उसको एग्जीक्यूट करो, क्यों नहीं करते हो? हर रोज फराग होगी, फराग होगी, फराग होगी, फराग होगी। और जो बाकी भाईजान रेड वारंट निकले हुए हैं, रेड वारंट निकले हुए हैं ना, वो इंटरनेशनल इदारा है, उसने प्रोसेस पूरा करके हवाले करना है। वो किसके, वो वज़ीर आज़म के मुताबिक काम करता है, तो बुलाए, कहे ना वज़ीर आज़म लेकर आए उनको, क्यों रोज टीवी पर डालते हैं? लाए उनको, लाए नहीं, रेड वारंट निकले हुए हैं, लेकिन जो सियासी केस है वो इंटरपोल उसको प्रोसीड नहीं करता, क्योंकि उनकी पहले हेयरिंग होती है। आप अगर इंटरपोल को देखें तो ये वो सियासी केस इसको वो करार देते हैं। तो सर तो करें। अच्छा, जिस इसहाक डार की अभी कसीदे आप पढ़ रहे थे तारिक सुमैर साहब, ये वो शख्स है। मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं हकायक बता रहा हूँ भाई। कसीदे तो आप पढ़ते हैं अपनी पार्टी के लीडर के, मेरा किसी पार्टी से तलक नहीं है। सैकड़ों मैंने हकायक बयान करने हैं, वाकयात माजी के बयान करने हैं। मेरी जान, चुप कर जाए ना, आप अपनी बारी में बोले ना, चुप करें। आप मेरी बारी में क्यों बोले थे उस वक्त? फिर मैं नहीं बोला। ये वो शख्स है जिन्होंने, नहीं, आप मेरी बारी में बोले थे, उनकी नहीं। यार एक मिनट, ये वो शख्स है इसहाक डार साहब जिन्होंने शरीफ फैमिली के खानदान, शरीफ खानदान के खिलाफ सैकड़ों सफों पर मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत पेश किए, 164 का बयान दिया कि इन्होंने मुझसे मनी लॉन्ड्रिंग करवाई। क्या उस पर आज ये हुकूमत इनकी अपनी है ना? तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? 4 साल आपकी हुकूमत थी, उसकी बुनियाद पे कार्रवाई कर लेते। 4 साल आपकी हुकूमत थी ना, पता नहीं चला ना, तो भागे। और ये वो शख्स है जिनको 164 के बयान, ये वो शख्स है जिसके पास जाके चंदा लेते थे आपके लीडर, चंदा लेते थे। अपनी बारी पे कीजिएगा। ये वो शख्स थे इसहाक डार साहब जो 164 का बयान देकर भागे, फिर वापस आए और फौरी तौर पर ये इनको पाकिस्तान का वजीर
खजाना लगा दिया गया। जब ये शख्स जो खुद 164 के बयान देकर यहाँ से भागे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई औरत, उनके बच्चों के खिलाफ कोई औरत 164 का बयान देगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये लोग मॉरली करप्ट है, ये लोग माशी तौर पर करप्ट है, इन्होंने पूरे निजाम को तबाह बर्बाद। चले सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट इस पे आ चुका है। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब। सकी चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी सर, किस पे बात करना चाहेंगे सर? इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा है, पेट्रोल है, डीजल है, उसके साथ साथ तालीमी हमारा निजाम है, बात करना चाहूंगा जी। चले सर, बताइएगा फिर। अच्छा जी, ये जो स्कूल्स की बात हो रही थी और इसमें कहा गया था कि निज़ाम तालीम जो है वो हमारा कैसा है, तो देखें 2.5 करोड़ से ज़ायद जो बच्चे हैं इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। और उसमें पंजाब का नंबर जो है वो सबसे पहले आता है। तकरीबन 97 लाख बच्चे जो हैं इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं और उनकी उम्रें जो हैं वो 5 से 16 साल के दरमियान हैं। वो उम्रें जो बच्चे की पढ़ने की होती हैं वो उस वक्त वो स्कूलों से बाहर हैं। इसी तरीके से सिंध है, वो 74 लाख है, दूसरे नंबर पे है सिंध। और खैबर पख्तूनख्वा 45 लाख बच्चे, खैबर पख्तूनख्वा में 45 लाख बच्चे, अली इमरान साहब नोट फरमा लीजिएगा। बलूचिस्तान में 35 लाख हैं और इस्लामाबाद में भी तकरीबन 90,000 बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं कैपिटल में। ये अदाद शुमार बता रहे हैं और इसमें कमी बेशी भी हो सकती है, लेकिन इससे वो बहुत ज़्यादा कमी बेशी नहीं होगी। जिस मुल्क में आपके 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर होंगे, तो आप मुझे बताएं कि जो आपने अपना फ्यूचर तैयार करना है वो ये फ्यूचर तैयार करना है आपने। वो कोई मदरसों में है, फिर बच्चे मदरसों में जाते हैं, हमें मदरसों में उनको पढ़ाने पे क्यों इतराज़ होता है बताएं? जब उनके पास कोई ज़रिया तालीम ही नहीं है, उनको सस्ती या फ्री तालीम ही मुयस्सर नहीं है, हुकूमत के पास क्या आदाद शुमार ये नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो मदारस का रुख करेंगे। फिर हम कहते हैं जी नहीं, मदारस में तो उनको अच्छी तालीम नहीं दी जाती, तो फिर वो कहाँ जाएँ? उनके माँ बाप उनको कहाँ भेजें तालीम के लिए जब आप उनको स्कूल ही नहीं देंगे? देखें, ये हर बंदे का, हर शहरी का, जो पाकिस्तानी शहरी है, उसका ये राइट है कि उसको तालीम और सेहत के यकसा मौके मिलने चाहिए। क्या यहाँ पे हर शहरी को तालीम के यकसा मौके मिलते हैं? सर, कोई भी क्या सेहत के यकसा मौके मिलते हैं? हॉस्पिटल्स में आप जाएं, आपको ओपीडी में लग बच जाएगी। जब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो मरीजों पे तशद्दुद करते नज़र आते हैं। आपको रोज़ाना हमें हज़ारों की तादाद में ऐसी वीडियोज़ नज़र आती हैं। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको कोई एक नंबर दवा मिल ही नहीं सकती, मिलती ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो ठेकों में गड़बड़ होती है सारी। उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? मैं और आप तो नहीं करेंगे। तो बेसिक जो तालीम है, तालीम देखिए, तालीम के बगैर तो मुआशरा जो है वो जाहिल होता है। हम क्या अपना जो मुस्तकबिल है या मुआशरा है उसको जाहिल बनाना चाहते हैं? हुक्मरान दावे तो बड़े करते हैं, चोरी चोरी बिल भी पास करवा लेते हैं, तो कि ये भी चोरी चोरी एक बिल पास करवा लें, हम इसकी तायद करेंगे जी। ठीक है, आपने चोरी बिल पास करवा लिया, लेकिन अच्छाई के लिए करवा लिया, कोई वारदात नहीं थी इसमें। आप भी देखें, आपके इतने बच्चे हैं, आपने क्या सोचा उनके लिए? और हर साल बजट में आप तालीम के लिए क्या रखते हैं? 2 रुपए एक मजाक से मतलब कम नहीं है कि इतनी अमाउंट आपकी प्रायोरिटी है ही नहीं। बजट से पता चलता है कि तालीम आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तरजीहात में शामिल नहीं है, चाहे वो वफाक हो चाहे वो सूबे हों। तो जब आपकी तालीम तरजीह ही नहीं है तो आप कैसी बात करते हैं? बच्चे तो आपके ऐसे सड़कों पे रुलेंगे। और फिर जैसे अली इमरान साहब ने फरमाया, ठीक कहा उन्होंने, कि जब आप उनको तालीम की एक नेमत से रास्ता नहीं करेंगे, जो उनका बुनियादी हक है, तालीम उनको नहीं देंगे, तो बच्चे एजुकेटेड कैसे होंगे? हम अपना मुस्तकबिल कैसे सिक्योर कर सकते हैं? पढ़ा लिखा पाकिस्तान कैसे हो सकता है? पॉइंट आ चुका है। तारिक सुमैर साहब, कुछ कहना चाहेंगे? ये जो इन्होंने अदाद शुमार दिए हैं ना, बड़ी अलार्मिंग है जी सर। और इस पे मैंने नेशनल असम्बली में किसी मेंबर की इस तरह की तकरीर भी इस बजट में नहीं सुनी, थोड़ी बहुत हुई है। इस दफ़ा पंजाब के बजट में राना सिकंदर ने कोई इजाफा कराया है, कोई 70-80 अरब रुपए का इजाफा कराया है, लेकिन पंजाब में भी स्कूलों की हालत बड़ी पोशीदा ख़राब है। मुझे कुछ 5-6 महीने पहले हम कुछ क्लास फेलोज इकट्ठे हुए थे, तो पुराने अपने स्कूल गए, उसकी हालत देख के बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने उसी वक्त जिसको कहना था वो मैंने कहा। उस स्कूल में कुछ हालात सर, आप वहां गए, हालात बदले, मसला हल करवा लिया, हालात बदले उस स्कूल के। मैंने फिर बाद में
जो टीचर्स वहाँ साहब, आजकल आपको प्रिंसिपल हैं, तो तैनात एक हैं। प्रोग्राम के लिए एक आपको हफ्ता छुट्टी देते हैं, आप विजिट करें Exactly. स्कूलों का, जी। कम से कम कुछ स्कूलों की हालत तो बदल जाएगी ना। और कहीं जी, नहीं, बिल्कुल कम जी, से कम हाँ। आप पंजाब में, हम पूरे पंजाब की नहीं बात करेंगे, हम यही इस्लामाबाद पिंडी यहीं की बात पिंडी कर की लेते कर ले, मैं हाँ, कर लेता हूँ। आपको यहीं का एक हफ्ते की अगर छुट्टी आप मिले, मुझे आप दे जाइए, दिया करें, यकीन माने, कोई भी चीज़ हालात दे बहुत दे। बेहतर हो सकते दे हैं। बहुत दे, शुक्रिया दे सर, बहुत दिया शुक्रिया। करें चीज़। और हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म। मई 2024 में मुल्क भर में कौमी तालीमी इमरजेंसी नाफिज की गई थी, लेकिन 2 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद हम देख रहे हैं अभी भी 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इन सब मसाइल का हल कौन निकालेगा? एक सवाल आपके लिए। बहुत शुक्रिया सायरा जी, तारिक जुबैर साहब, सगीर चौधरी साहब, डॉक्टर इमरान, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान नकाशो यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।